देखिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे बोर्स मॉडल। तब बोर्स मॉडल का सब कुछ हम बता दिए थे, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह जो है उससे क्या क्या उसमें एनर्जी निकालने के लिए, रेडियन निकालने के लिए आपको जितना है वो हम सब बतलाए थे। आपको सब फार्मूला वगैरह याद रखिएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस में हम बताए थे लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट, इस तरह सबका रेंज भी बताए थे। तो इसमें भी बोर मॉडल ने अपना स्टडी किया, तो इसकी भी ड्रॉबैक है, माने लिमिटेशन है। तो उसने क्या किया कि स्पेक्ट्रल लाइन जो निकलती है, तो एवरी स्पेक्ट्रल लाइंस कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल क्लोज लाइन पैक टुगेदर रहता है। माने एवरी स्पेक्ट्रल लाइंस जो इमिटेड होता है आर कंसिस्ट ऑफ ए सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस रहता है, पैक टुगेदर रहता है, समझे। तो वो नहीं बता पाया, उसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन। कौन नहीं किया? बोर्स ने नहीं किया था, समझे। तो उसके लिए उसके बाद एक आया सॉमरफील्ड। सॉमरफील्ड है, इसने क्या किया कि वो स्टडी किया है, समझे। जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकला वो कंसिस्ट ऑफ रहता है, तो उसका वो स्टडी किया, तो वो सब हायर क्लास में है। और उसने क्या बताया लिमिटेशन, तो बोला क्या कि बोर ने जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो बोलता है क्या कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जबकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में स्टडी किया। तो सर्कुलर ऑर्बिट में स्टडी किया ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए है, समझे। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इस सोमरफील्ड किया है, तो ये बोला क्या कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा और न्यूक्लियस एज ए फोकी रहेगा, मतलब, समझे। तो इसने सॉमरफील्ड ने ये किया। उसके बाद ये भी देखिए, ये नहीं बता पाया था जीमन इफेक्ट होता है और एक स्टार इफेक्ट होता है। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाया। और स्टार इफेक्ट क्या है, उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सब सॉमरफील्ड वगैरह किया है, समझे। तो लिमिटेशन यही है बोर मॉडल में। अगर आया तो आप लोग लिख कीजिएगा। अब है क्या कि देखिए, आपको हम बताया क्या कि देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन को खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने कहा था। तो जेम्स चैडविक ने, तो न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रल चार्ज है। तो अगर एक न्यूट्रॉन अगर ब्रेक करता है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर एक न्यूट्रॉन ब्रेक करता है तो, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम बताए थे ऐसे, प्रोटॉन को ऐसे और न्यूट्रॉन को ऐसे। तो एक न्यूट्रॉन हुआ। तो अगर आप रेडियो एक्टिविटी पढ़िएगा तो चेन रिएक्शन से इधर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो देखिए दोनों कट के क्या हो जाएगा? प्लस नीचे वाला, इस पर प्रॉब्लम भी आता है। जब प्रॉब्लम बताएंगे ना तो सब समझ में आएगा। तो ये दोनों जुट के क्या हो गया? जीरो। ऊपर जुटा तो एक, और फिर भी एक रेडिएशन निकल गया, तो इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रॉन। अभी तक आप पढ़े थे देखिए 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस 3 आप पढ़े हैं, लेकिन होता है 6। अभी एक और युकावा करके आया है, वैज्ञानिक था, उसने अभी एक चीज ये भी बताया है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, समझे ऐसा। तो ये भी बताना है हमको। तो पहले तो आप समझ जाइए कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। एक न्यूट्रॉन ब्रेक करता है तो ऐसा होता है। कोई पूछेगा न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रल चार्ज है। इसका मास कितना होता है? तो इसका मास होता है 1.78 इंटू 10⁻27, समझे, याद रखिएगा।
ये सब चीज याद रखने वाला है। उसके बाद पूछेगा कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या है इसका, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है न्यूट्रॉन का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसका मास तो हम बताएं इतना केजी हो गया। अच्छा, ये सब न्यूट्रॉन में आप जान लीजिए। और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस में रहता है। अब रही न्यूक्लियस के बारे में आ जाइए, तो देखिए न्यूक्लियस क्या है। तो देखिए टोटल मास ऑफ द एटम, देखिए टोटल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। अब मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग देखिए मास नंबर का मतलब हो गया, मास नंबर का मतलब हो गया n प्लस पी, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, अब n प्लस पी हो गया। अब रही सवाल कि n प्लस पी है, पहले भी आप बताए हैं कि n प्लस पी है, तो इसके बीच जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये रदरफोर्ड भी बताया है, समझे। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आप 2 मिनट सोचिए कि ई न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन बहुत है, तो n होगा, p होगा, np होगा। आप जानते हैं कि देखिए n का मतलब क्या होता है, कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज नहीं तो क्या हो गया, खत्म, ये खत्म, कोई चार्ज नहीं है। रहा a, तो p चार्ज हो गया, तो p प्रोटॉन है। देखिए p प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। तो p पर कौन चार्ज लगेगा, कौन फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसके बीच रिपल्सिव फोर्स रहेगा। और कहता है कि एक क्लोजली पैक्ड है, न्यूक्लियस है तो क्लोजली पैक्ड है, तो कैसे रहेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखिए n और p है, तो n पर कोई चार्ज नहीं है, p पर चार्ज है। n है तो ये दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, अभी हम बताए हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, खत्म। ये दोनों क्लोजली पैक्ड है, तो क्लोजली पैक कैसे रहेगा, ये बहुत लोग पूछता है कि कैसे पैक रहे, क्यों नहीं इसको खींच लेता है, क्यों नहीं ये अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा तो कहा जाता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और यूनिवर्स में जितने भी फोर्स रहते हैं, उस फोर्स से सबसे ज्यादा हेवीएस्ट फोर्स रहता है। तो एक क्लोजली पैक्ड रहता है, क्लोजली पैक्ड मैंने पकड़ के रखे रहता है। इसका मतलब कि अब बताइए कि ये दोनों क्या है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, पी रहेगा मान लो, तब पी रहेगा, तो आप सोचिए कि ये रहेगा नहीं, रिपल्सिव रहेगा। और इसको रखना है साथ में, तो साथ में कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड फोर्स रहता है जो इसको बाइंड करके रहता है, समझे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। याद रखिएगा कि ये जो फोर्स, ये दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। एन और पी है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर है, तो मेन ई है। तो रिपल्सिव फोर्स जो होता है इसको क्लोजली पैक करके रखता है, इसी को न्यूक्लियन कहते हैं, जिसके चलते बॉन्ड रहता है। तो इसलिए टोटल मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। मास ऑफ एटम मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये क्लोजली पैक्ड है, समझे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों के बीच में क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने का, कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच लेता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स रहता है, और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रिपेल करेगा, तो ये कमजोर हो जाएगा। तो इस कमजोर हो जाएगा, इसको क्लोजली पैक करने के लिए ये फोर्स जो रहता है इसको हिलने नहीं देता है, इसीलिए ये स्टेबल रहता है। कोई पूछेगा न्यूक्लियस स्टेबल कब रहता है,
due to न्यूक्लियन माने द फोर्स बिटवीन द P and P is closely packed। ये आप बताइएगा। तो ये चीज होता है न्यूक्लियस में। अब रही सवाल कि देखिए न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है, तो न्यूक्लियस का आपको ऑर्डर रेडियस बताए थे 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए, उसके लिए रेडियस के लिए एक फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा R इक्वल टू R0 a टू पावर 1/3 ये फार्मूला है। इस पर हिसाब भी बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। R0 क्या है, तो R0 स्टैंडर्ड डिफिनिट वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है वेरी करता है। तो E क्या होता है, R0 का वैल्यू 1.3 into 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 क्या है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15, यानी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस के रेंज में रहता है। तो इसको लिखते हैं R0 को हम लिखते हैं 1.3 फर्मी लेवल। इस दिमाग में बैठा लीजिएगा। R इक्वल टू होता है R0 a 1/3 R0 का वैल्यू इतना होता है, फर्मी लेवल में कर दिया। अब रही सवाल कि देखिए, ये तो आपको हम बता रहे हैं, ये फार्मूला हो गया। अब कह दिया कि कार्बन का निकालिए न्यूक्लियस। तो देखिए कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू R0 a क्या है, मास नंबर है। तो कार्बन का इसका क्या लिखिएगा 1.3 FM। अब कार्बन का क्या हो गया 12 1/3, जो भी आएगा उसका वैल्यू लिख दीजिएगा, समझे। कार्बन का क्या होता है, कार्बन को इसीलिए लिखते हैं C612। तो ए क्या हो गया, मास नंबर। तो ए क्या है, मास नंबर है, ठीक है। वेयर ए मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, जो भी न्यूक्लियस रहेगा। तो ए फार्मूला याद रखिएगा, ए फर्मी बराबर ना होता। अब देखिए क्या होता है, अच्छा ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब इसमें आता है क्या, देखिए इसमें और आपको ये चीज दिमाग में रखना है। आप पढ़े हैं, देखिए आप पढ़े हैं, देखिए सबका, जैसे देखिए आप पढ़े हैं E इक्वल टू कोई भी मास जो है कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कोई भी मास जो है ना कन्वर्ट कर जाता है एनर्जी। इसने दिया है, तो ये आइंस्टीन ने दिया है। देखिए आइंस्टीन ने बोला है कि मास इक्विवेलेंट मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, माने मास जो है वो टोटल का टोटल कन्वर्ट कर जाएगा एनर्जी में। तो क्या होता है, तो आप ये बताएं E बराबर mc²। पढ़े। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस आता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो E बराबर mc²। अब एक एटॉमिक मास यूनिट हमको निकालना है। तो देखिए E क्या हो गया, देखिए mc²। E इक्वल टू क्या हो गया, mc²। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31। C कितना लिखते हैं 18 स्क्वायर, इतना लिखते हैं ना। अब इतना लिखते हैं, तो देखिए इतना आप लिखते हैं, तो और आप जानते हैं कि हमको निकालना है E। देखिए E इक्वल टू mc² इतना लिखते हैं, लेकिन हमको मास एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, कौन बताएगा। देखिए अब हमको निकालना है E, तो जनरल
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना हो गया। लेकिन एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस केस में कितना निकालेंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻20 और E हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना का वैल्यू जो भी करेंगे, जो भी आएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 9 इंटू 10⁻16, जो भी आएगा, ई क्या आएगा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या चीज में आएगा, तो जूल में, जूल में, जूल में। और अब हम जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ईवी। तो ई का वैल्यू बैठाते हैं इतना, और पोटेंशियल दे दिए 1, तो इतना, तो इतना को हम दे देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, इतना से डिवाइड दे देंगे। ये कितना हो गया, 14 इंटू 9 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो जो आएगा वो क्या चीज में आ जाएगा, बोलिए, वो आ जाएगा आंसर आपको, ये क्या चीज में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बाद मेगा में लाना है। तो मेगा में लाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻6 इंटू 10⁻6, और इतना कीजिएगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। माने एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर हो गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रख लीजिएगा, समझे। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतने ही होता है, किताब में होगा एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज आप मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन से होता है, और ये फार्मूला आप याद रखिएगा रेडियस निकालने के लिए। अब देखिए आता है, आप पढ़े हैं, देखिए आइसोटोप्स पढ़े हैं, आइसो कितने होते हैं, जैसे देखिए अभी हम बताएं कि कोई भी अगर ऐसे लिखा हुआ रहा तो ए जेड, जेड क्या हो गया, ए नहीं, जेड इधर कर दो, ए ऊपर कर दो, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और ए हो गया मास नंबर। ठीक है, मास नंबर का मतलब, मास नंबर का मतलब हो गया n प्लस पी। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब रही कहीं पर भी अगर कोई एक चीज और इसमें अगर कहेगा कि देखिए अगर निकालना पड़े आपको कि वॉल्यूम, वॉल्यूम न्यूक्लियस निकालना है, तो न्यूक्लियस क्या है इसमें, तो वॉल्यूम ऐसे कर दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, देखिए इसको क्यूब कीजिएगा तो इधर क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r0 पर पावर क्यूब, क्यूब करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो ए, तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, मास। तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, मास नंबर बोल सकते हैं ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक फार्मूला हो गया, समझे। तो ये सब ज्यादा नहीं, इस सब पर प्रॉब्लम आता है, ये सब छोटा छोटा चीज जानना चाहिए, समझे। अभी देखिए हम ये बताएं, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ऊपर हो गया मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब कह दिया आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स देखिए
एक होता है आइसोटोप्स। तब पढ़े हैं, सब 9-10 में भी था, 9-10 में भी था, इसलिए तो कह सकते हैं आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, नीचे वाला सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट, दैट इज आइसोटोप्स। तो ऐसा लिख सकते हैं, मान लिए ऑक्सीजन ले लिए 8, 16 कर दीजिए, O 8, ये अलग कर दिए, आइसोटोप्स ले लिए तो ये आइसोटोप्स हो गया। ठीक है, अब एक आइसोटोप्स होता है, दूसरा होता है आइसो बार। तो आइसोबार क्या हो गया? तो इस केस में क्या कीजिएगा आइसोबार में कि ऊपर वाला सेम रहेगा। तो मान लो कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम तो कैल्शियम का 40 और आर्गन है तो ये हो गया 18, ये हो गया 40, तो ये क्या हो गया आइसोबार। आइसोबार का मतलब द एटम हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें उल्टा। अब तीसरा आता है आइसोटोन। आइसोटोन तो इसमें क्या कीजिएगा, तो आइसोटोन उसको कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा। न्यूट्रॉन का मतलब सेम होना चाहिए, एक हीलियम ले लिया, 3 हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का याद रखिएगा, हाइड्रोजन का ऐसे भी लिखा जाता है 1 1 1 2 1 3, इसको कहते हैं हाइड्रोजन टिटोरियम, टिटोरियम है ना, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है। और यहाँ ले लिया हीलियम 2 4, तो आप देखिएगा करके, देखिए मास नंबर कितना हुआ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ लेकिन मास नंबर कितना हुआ 3, तब मास नंबर 3 है तो n+p हो गया। तो n कितना है, n निकालना है, ये 1 हो गया तो n बराबर क्या हो गया 2। इस केस में देखिए इसमें मास 4 हो गया, n+p, तो n कितना हो, e कितना होगा p 2 4, तो n बराबर 2, तो दोनों मिल गया, तो ये हो गया सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए तो आइसोटोन कहते हैं। ठीक है, अब आइसोमर एक होता है जो कि पढ़ना है आपको रेडियो एक्टिविटी में, तो आइसोमर क्या होता है देखिए हम क्या बताएं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। आइसोमर का मतलब होता है कि मतलब इसमें एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, माने एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम हो, सेम हो, ये सेम होना चाहिए, समझिए, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होना चाहिए, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होना चाहिए, प्रॉपर्टी अलग अलग होना चाहिए, समझे, तब उसको कहते हैं हम लोग आइसोमर। ये क्या होता है यूरेनियम, तो यूरेनियम देखिएगा 91 230 234 भी लिखता है, और यूरेनियम, यूरेनियम फिर लिए 238 भी होता है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर बट डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगा, तो ये तुम्हारा कहलाएगा आइसोमर। ये सब चीज आपको जानना है।